नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाता है आज हमारा लास्ट पार्ट। ये लास्ट वीडियो हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे पहले हमने 7 पार्ट जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी पार्ट मिल जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट सीरीज हो जाती है जो आपकी यूपीपीसीएस और आरओ के लिए हो जाती है। इसके अलावा कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, इस सभी में जो है इसी तरह से पूछा जाता है, और विद डिटेल हमने यहाँ पर सारे फैक्ट जो है कवर किए हैं इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में। और इसके अलावा जो यूपीपीसीएस और आरओ के लिए हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाता है ये लास्ट पार्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये हो जाता है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। और चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय चिन्ह से जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ कहा गया है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो राष्ट्रीय प्रतीक की बात करेंगे। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, तो ये बनेगा भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है राष्ट्रीय प्रतीक, ये कहाँ से लिया गया है। तो कहाँ से लिया है, तो ये लिया गया है सारनाथ स्थित सम्राट अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसका जो शीर्ष भाग है, जहाँ पर वो आपको 4 शेर दिखते हैं एक दूसरे के से जो पीठ सटाकर बैठे हैं, वो जो वहाँ पर सिंह स्तंभ है उसमें से जो है यहाँ पर लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। इसको कब लिया गया है ये भी आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये बनता है, लिया है आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को। क्या हो जाता है ये हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी में लिखा गया है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। आपसे पूछा गया जो सत्यमेव जयते है जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग पर लिखा गया है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। और ये कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। परीक्षा में जो आपका एग्जामिनर है वो आपका किसी भी तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर। अगर आपने उसकी डिटेल पढ़ ली है तो फिर आपको जो है किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आ जाए सामने, आप जो है आंसर फटाक से उसका लगा सकते हैं। तो चलिए ये हो जाती है बात हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की। अब आ जाता है हमारा जो राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गान हमारा शुरू होता है जन गण मन से। ठीक है, तो जन गण मन को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। कब स्वीकार किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये स्वीकार किया गया है 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन हो जाता है हमारा जो राष्ट्रीय गान है, संविधान में इसको स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इसके रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता हो जाते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता हो जाते हैं। इसको गाने की जो अवधि है ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पहले जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है जो इसको जनगण मन को गाने की जो अवधि है वो कितनी है, तो उसकी अवधि हो जाएगी 52 सेकंड। बिल्कुल निर्धारित की गई है ये, और 52 सेकंड में ही इसको ख़त्म किया जाता है, यानी 52 सेकंड में ही इसको गाया जाता है। जबकि संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दार हो जाते हैं। ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। इसके अध्यक्ष की बात की गई तो बिशन नारायण दार हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। और बिशन नारायण दार के बारे में आपको बता दिया गया है, इससे डीप क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा राष्ट्रीय गीत।
ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत हो जाता है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो वंदे मातरम है ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है और इसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा इसको जो है सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था। तो ये हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो जाता है 1896 का अधिवेशन, वहाँ पर इसको सबसे पहले गाया गया है। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो रहीमतुल्ला जो है एम सयानी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात आती है हमारी जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है 3 रंगों की पट्टी में विभाजित एक आयताकार है और राष्ट्रीय ध्वज में वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो इस समय वर्तमान में आप देखते हैं तिरंगा, उसके बीच में एक चक्र है, 3 कलर हैं, तो ये जो अपनाया गया था ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी बात करेंगे तो तिरंगे में शामिल है केसरिया रंग, ये साहस और शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है और हरा रंग जो है वो अपनी देश की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला एक चक्र है जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया है? तो ये भी लिया है सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। और ध्वज की लंबाई चौड़ाई की जो अनुपात की बात करेंगे तो 3 अनुपात जो है 2 हो जाता है, यानी 3 फीट अगर उसकी लंबाई हो जाएगी तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी केवल 2 फीट। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 अनुपात 2 के अनुपात में ये होता है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर राष्ट्रीय कैलेंडर की। तो राष्ट्रीय कैलेंडर से आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। और ये पूछा जाएगा आपसे ग्रेगोरियन जो कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया है? 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको अपनाया गया है। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1957 हो जाती है। बात करेंगे इसके जो पहला महीना है, तो इसका जो पहला महीना होता है वो चैत का होता है और अंतिम माह होता है यहाँ पर फागुन। ठीक है, तो चैत और फागुन जो है ये इसका चैत पहला महीना है और फागुन जो है अंतिम महीना इसका माना जाता है। इसके बाद चैत माह सामान्य रूप से 22 मार्च को तथा लीप ईयर में ये 21 मार्च से शुरू होता है। चैत माह में सामान्य वर्ष में 22 मार्च को शुरू होगा और लीप ईयर अगर होगा किसी ईयर में तो वहाँ पर ये 21 मार्च से शुरू हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसको पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये जो घोषित किया गया है आपका राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो मोर हो जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस हो जाता है। ये राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा यहाँ पर इसको दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। कब घोषित किया गया है ये आपसे पूछा जाएगा, मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद यहाँ आती है बात राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन यानी सूंस को जो है मान्यता दी गई है। गंगा डॉल्फिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सूंस हो जाता है और ये इसको जो है मान्यता दी गई है जलीय जीव के रूप में। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में भी मान्यता दी गई है। और केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि अभी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो अभी कोई सूचना यहाँ पर इनके बारे में जारी नहीं की गई है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो आ जाता है यहाँ पर, जो अगला टॉपिक है ये आ जाएगा हमारा पंचायती राज। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार आपकी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन तो आपका पंचायती राज से बनता ही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पंचायती राज के बारे में। तो पंचायत राज से तात्पर्य स्थानीय जो ग्रामीण स्वशासन पद्धति है वो हो जाती है आपकी पंचायती राज। आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत
ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित हैं। ये हो जाएगा जो आपके संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, और ये अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं। आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाएगा तो 40 हो जाता है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 में हुआ है, उसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक इसका आर्टिकल 40 हो जाता है, और 73वां संविधान संशोधन हो जाता है जो 1992 में हुआ है। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में ये भी आपसे पूछा जाएगा जो पंचायती राज है किस भाग से संबंधित है, तो भाग 9 हो जाता है। और भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 न तक यह तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है, तो 40 हो जाता है। इसके बाद भाग 9 हो जाता है, और भाग 9 में हो जाता है ये आपका अनुच्छेद 243 से 243 न तक। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अनुसूची से क्वेश्चन बनता है, अनुसूची कौन सी है, तो ये हो जाती है 11वीं अनुसूची। भाग 9 अनुसूची 11 हो जाती है, और ये हो जाएगी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे जो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। ये नागौर जिला है राजस्थान का, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है पहले भी। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहाँ 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है जो आपका सर्वप्रथम ये हो जाता है, सर्वप्रथम जो उद्घाटन हुआ है पंचायती राज का, ये हुआ है राजस्थान के नागौर से, और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा आपको याद रखना है, कभी भी आपको दे दिया जाएगा, तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाएगा। और 11 अक्टूबर, पहले 2 अक्टूबर हो जाता है गांधी जी का जन्मदिन, उस दिन ये हुआ था, और दूसरा जो है फिर 9 दिन बाद फिर दूसरा हो जाता है 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे जो आपका हो जाता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर हो जाती है जिला परिषद, इसके गठन की व्यवस्था की गई है। तो ये की गई है आपकी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से ऊपर न हो को खंड स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन करने की छूट होती है। ठीक है, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर नहीं है उनको खंड स्तर पर पंचायत का गठन करने की छूट भी दी जाती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो समितियां हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनके ईयर जो है सुमेलित करने के लिए आपको दे दिए जाएंगे, और बार बार यही क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पंचायती राज से संबंधित समितियाँ। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी हो जाएंगी, तो सबसे पहले आ जाती है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये कब हुई है, तो ये आ जाती है आपकी 1957 में। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, और मैचिंग करने के लिए भी 100% जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अशोक मेहता समिति 1977 में आ जाती है। इसके बाद आती है आपकी जीवी राव समिति, तो ये आ जाती है 1985 में। एक इम्पोर्टेंट बनती है यहाँ पर जो LM सिंधवी समिति है, ये आ जाती है 1986 में, और PK थुंगन समिति आ जाती है 1988 में। तो सारे आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, और ये जो है मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन जो है हर बार आपकी परीक्षाओं में दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर बनता है आपका महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। 1/3 का मतलब होता है 33%। ठीक है, तो 33% तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर। पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और उससे समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य हो जाता है। अगर पंचायत भंग हो गई है तो उसका जो निर्वाचन है वो 6 माह के अंदर करा लिया जाना चाहिए। 11वें अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें वर्णित 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान होती है। 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है।
क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, एक घर कहीं बना है, एक कहीं बना है, तो वहाँ पर जो है पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। ठीक है, तो एक स्तरीय जो जनजातीय परिषद है वो कार्य करती है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में। बात करेंगे जो 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य, ये हो जाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, उस संविधान संशोधन का जो अभिपालन करने वाला जो प्रथम राज्य है वो मध्य प्रदेश हो जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में अनुच्छेद 243 न 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 1/3 का मतलब यहाँ पर 33% ही हमने आपको बता दिया है। तो 33% आरक्षण जो है अब सभी जगह लागू कर दिया गया है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर अगला टॉपिक जो आएगा नगर पालिकाएँ। ठीक है, तो नगर पालिकाएँ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ बात की गई है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 क का 18 नए अनुच्छेद, भाग 9 क के द्वारा, और ये हो जाता है आपका नया अनुच्छेद हो जाता है 18, और 243 तय से 243 यह 6 तक तथा 12वीं अनुसूची को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वें संविधान अधिनियम के द्वारा भाग 9 के क में। इसके बाद 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। तो ये भी आपने देख लिया है, उत्तरदायित्व जो है नगर पालिकाओं को सौंपा गया है 18 विषयों का। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये 12वीं अनुसूची हो जाती है। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की है, एक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और एक आपका नगर निगम। तो ये हो जाती है आपकी नगर पालिका, मुख्यतः 3 प्रकार की ये होती है। ठीक है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद। नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। जो नगर पालिकाएं हैं इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सर्वप्रथम 1988 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम बात की गई है ये बात है 1688 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। बात है ये 1688 की, मद्रास में की जाती है नगर निगम की स्थापना। किसके द्वारा की जाती है? तो ये कही जाती है, और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पर पिता लिखा मिल सकता है या फिर आपको यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, तो जनक माने पिता ही होता है, लेकिन जनक वर्ड भी आपको देखना है और एक आपका पिता, दोनों ही शब्द आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है ये आ जाता है हमारा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्र में किया जाता है। जो भारतीय संविधान है उसके तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया जाता है वो विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्र में किया जाता है। और यह बात की गई है केंद्र राज्य संबंधों के 3 दृष्टिकोण से इसको समझा जा सकता है। 3 दृष्टिकोण, सबसे पहले विधायी संबंध, फिर प्रशासनिक संबंध और फिर हो जाते हैं वित्तीय संबंध। ठीक है, तो सारे आपको देख लेने हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका जो विधायी संबंध यहाँ पर बताए गए हैं। तो विधायी की बात करेंगे, भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद हो जाता है 245 से 255 तक केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 245(1) के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके भाग के लिए विधि बना सकेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 245 के 1 में। इसके बाद संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियां हैं। एक आपकी संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची और एक हो जाती है समवर्ती सूची। तो ये हो जाती है 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां यहाँ पर
मानी गई हैं, ये मानी गई हैं 7वीं अनुसूची में। इसके बाद यहाँ दिखाई गई है आपकी जो संघ सूची है, तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आ जाते हैं ये भी हमें इम्पोर्टेंट है, और कितने आते हैं नंबर भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार है संघ सूची के अंतर्गत, और इस सूची में मूलतः 97 विषय, वर्तमान में 98 है। ठीक है, तो पहले 97 थे, अभी 98 हो गए। तो 98 विषयों पर जो है इनको कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये आ जाते हैं यहाँ पर रक्षा, डाक, संचार, बैंक, विदेश व्यापार, विदेशी मामले, रेल, वायु, जल परिवहन और नागरिकता। ये जो है प्रमुख है, और बाकी 98 जो है यहाँ पर विषय आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका जो राज्य सूची। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्य सूची में हो जाएंगे इनमें ऐसे विषय शामिल हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। राज्य विधानमंडल को होता है कानून बनाने का अधिकार, और इस सूची में मूलतः 66 और जो विषय थे 66 थे, और वर्तमान में 59 रह जाते हैं। इस विषय में जो इतने विषय यहाँ पर शामिल हैं, पहले 66 थे जो मूल संविधान था, और वर्तमान में रह जाते हैं 59। याद आपको रखने हैं 59। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं राज्य सूची में, तो इसमें कृषि आ जाएगी, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, ये जो है विषय इसमें ये शामिल होते हैं। टोटल कितने हैं 59 है, और जो आपने देखा है संघ सूची उसमें हो जाते हैं 98। इसके बाद बात आती है यहाँ पर समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची है ये दोनों से संबंधित है, राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। दोनों कानूनों में गतिरोध होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून को मान्य किया जाएगा, यानी राज्य ने भी बना दिया है और एक आपका केंद्र ने भी बना दिया है। अगर दोनों में गतिरोध हो जाता है तो कौन सा मान्य होगा, तो जाहिर सी बात है जो आपका बनाया गया है केंद्र के द्वारा वो ही जो है यहाँ पर मान्य होगा। इसमें मूलतः विषय की बात की गई है, तो मूलतः यहाँ पर थे आपके 47 विषय, वर्तमान में हो जाते हैं यहाँ पर 52 विषय। ठीक है, तो 52 विषय हो जाते हैं यहाँ पर, और जिनमें जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं, ये सब शामिल यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली है। सबसे पहले हमने देखी है आपकी केंद्र सूची, जो सबसे पहले हमने देखी है आपकी संघ सूची, फिर आ जाती है राज्य सूची, और फिर आ जाती है समवर्ती सूची। और इसमें 97 विषय हैं, वर्तमान में 98 है, इसमें 59 है, और इसमें हो जाते हैं आपके 52 विषय। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, तो ये की जाती है अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना भी कर सकती है आर्टिकल 247 के तहत। इसके बाद इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं, उनको रखा जाता है अवशिष्ट सूची में। ठीक है, और इन विषयों पर जो है केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का हक मिलता है। ठीक है, तो 4 सूची यहाँ पर हो जाती हैं, एक आपकी अवशिष्ट सूची भी यहाँ पर आप इसमें लगा सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक आपकी अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट आपको याद रखना है, ये केवल ऐसी है जिसमें जो है ना संघ आएगा, ना राज्य आएगा, ना समवर्ती आएगी, तो ये जो है बिल्कुल अलग से आपकी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त विषय यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट बनता है वो बनता है संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। जो भी आपकी होती हैं संघीय शक्तियाँ वो सब जो है संसद को सौंपी गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाएगा राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति, अनुच्छेद 249 के तहत जो है देखने को आपको मिल जाएगी। राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति, तो इसके तहत जो है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे तो संसद उस विधि पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित का अगर वो घोषित हो जाएगा तो उस पर संसद कानून बना सकती है।
परंतु इस प्रकार की विधि मात्र 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है। ठीक है, और इस विधि को 1 वर्ष के बाद अनेक बार बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी कहा गया है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है ये बनता है हमारा अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 है और इसके तहत राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ये हो जाएगी राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी आर्टिकल 250। आर्टिकल 251 के तहत यदि संसद द्वारा अनेक अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों से असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी मानी जाएगी। तो संसद द्वारा जो निर्मित निधि है उसको जो है प्रभावी माना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित किया गया है। ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 252। 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रभावी करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह है आपका आर्टिकल 253। इसके तहत कहा गया है जो संसद है उसको अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भारत के पूरे क्षेत्र पर जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र है किसी भाग के लिए भी विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंधों के अनुसार भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस परियोजना के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। अगर वो आवश्यक प्रतीत नहीं होगा तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 256 के तहत जो है ये सभी बातें यहाँ पर कही गई है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ लेनी है। इसके बाद बात आती है हमारी अनुच्छेद 257। तो अनुच्छेद 257 क्या कहता है? अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण भी रख सकती है। जो राज्य है उन पर नियंत्रण रखती है 257 के अनुसार ये हो जाती है संघ सरकार। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित नहीं होना चाहिए और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस परियोजना हेतु आवश्यक प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य द्वारा सरकार की सहमति से उस राज्य को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त के उनको सौंप सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया है 258 के अनुसार, ये राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। तो राष्ट्रपति है किसी सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जो भी होते हैं वो संघ जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उनको जो है सशर्त या फिर बिना शर्त के ही सौंप सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 258 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उनको भी बिना सशर्त जो है यहाँ पर सौंप सकता है। ठीक है, तो ये 258 का क्या हो जाएगा। सभी चीज़ें लगभग समान हैं इसमें। 262 हो जाता है ये आर्टिकल। तो इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जो अंतर जातीय नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो जो आपके 2 राज्य हैं उनके बीच कोई नदी जा रही है उन पर जो है जल का बंटवारा का जो प्रावधान किया गया है उनके बीच में जो विवाद है वो आ जाता है आपका आर्टिकल 262 के तहत। ठीक है,
और अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है। 263 के अनुसार कहा गया है तो जो राष्ट्रपति है वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कर सकता है। इसके बाद इसका जो प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, जो इसका कार्य है, मुख्य कार्य वो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना। इसकी स्थापना की बात की गई तो सबसे पहले जो इसकी स्थापना वो हो जाती है 1990 में। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, 1990 में इसकी स्थापना हो जाती है। प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? सबसे पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे, फिर आपके हो जाएंगे जो मनोनीत किए गए हैं 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्य के और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक हो जाएंगे। तो ये सब शामिल हो जाते हैं इस समिति में। इसके बाद इस परिषद की अब तक 11 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी बैठक की जो अध्यक्षता है वो करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करता है। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया हमारा जो अगला पॉइंट है ये हो जाता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाता है आर्टिकल 268 से 281 तक केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो किस में कहा गया है? भाग 12 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या फिर संग्रहित किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है आपका आर्टिकल 265 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था की गई है। ये की गई है संचित निधि की व्यवस्था और ये की गई है आपकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत। इस निधि से संसद की अनुमति के बाद ही धन की निकासी की जा सकती है। इस निधि से धन की निकासी की जाती है संसद की अनुमति के बाद ही। राष्ट्रपति समेत कई अन्य पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते संचित निधि पर ही भारित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार एक आकस्मिक निधि की व्यवस्था भी की गई है। ये की गई है भारतीय संविधान के 267 के अनुसार एक आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो आकस्मिक निधि की व्यवस्था है वो किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो ये हो जाता है 267 के अनुसार। राष्ट्रपति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में इस निधि से निकासी की जा सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अगर विशेष अनुमति मिलती है, विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो उस दौरान ही निधि से निकासी की जा सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ये रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है 281 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर वित्त आयोग की हम बात कर रहे हैं। वित्त आयोग द्वारा जो प्रत्येक सिफारिश है उसको जो है प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन भी किया गया था। ये किया गया था केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए। कौन हो जाते हैं? न्यायमूर्ति RS सरकारिया हो जाते हैं, ये अध्यक्ष थे। और जून 1983 में एक आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद बी शिवरामन तथा SR सैन इसके अन्य 2 सदस्य हो जाते हैं। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ये बना था 1983 में और रिपोर्ट दी है 1988 में। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कुछ आयोग समितियों में राजमन्नार समिति 1970 में आ जाती है और एक आपका होता है पुंछी आयोग जो 2007 में आया है। ठीक है, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन जो है मैचिंग के लिए या सुमेलित करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये हो जाता है हमारा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की जो स्थापना है इससे कई बार क्वेश्चन आपका बनता है। तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग की स्थापना की गई है। फुल फॉर्म से भी एक बार जो है यहाँ से क्वेश्चन बना है। इसका फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और ये होता है आपका नीति आयोग।
स्थापना हो जाती है 1 जनवरी 2015 में और योजना आयोग के स्थान पर जो है ये आ जाता है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और योजना की आयोग की जो स्थापना है वो की गई है, जो योजना आयोग है उसकी जो स्थापना है वो हो जाती है 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित जो आपका प्रस्ताव पारित हुआ था उसके द्वारा की गई थी योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। इसके प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। उपाध्यक्ष पूछे जाएंगे तो गुलजारी लाल नंदा हो जाते हैं प्रथम उपाध्यक्ष। नीति आयोग की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन समिति कार्य करती है, तो ये हो जाता है आपका नीति आयोग। इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। जो नीति आयोग बना है आपका 2015 में, इसके प्रथम उपाध्यक्ष तो ये हो जाते हैं अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बैरी हो जाते हैं और यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को राज्य व अंतर्राष्ट्रीय विषय पर परामर्श भी दे सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है ये आ जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक हैं यहाँ पर जो आज ये हमारा जो सीरीज चल रही है ये कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम जो शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे हम आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो हिस्ट्री की क्लासें चलेंगी तो ये आपको सभी देख लेनी है और बीच बीच में हम जो है प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे। एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है हमारी जो 50 क्वेश्चन की है, उसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं सभी टॉपिक के। तो चलिए यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। इसकी स्थापना की बात की गई तो 6 अगस्त 1952 को हो जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना और सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा ये की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट आता है हमारा वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग से क्या क्या इंपॉर्टेंट है चलिए देख लेते हैं। तो वित्त आयोग से जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे पॉइंट वो हो जाएंगे आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है। तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। कौन सा आर्टिकल है 280 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपका, किसके द्वारा इसका गठन किया जाता है, कितने वर्ष पर गठन किया जाता है और आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 280 राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन किया जाएगा। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है। जो राजस्व का बंटवारा किया जाएगा राज्य और केंद्रों के बीच में, केंद्र के बीच में। इसका जो प्रमुख कार्य है वो हो जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करना। राष्ट्रपति द्वारा इसके एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद वर्ष 1951 में गठित सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी न्योगी हो जाते हैं। जो 1951 में गठित हुई थी सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी न्योगी हो जाते हैं। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं आपके वाई रेड्डी। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और यहाँ पर पूछा गया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये हो जाते हैं एन.के. सिंह। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है सभी दिखाए गए हैं। जो पहला है 1951 में आ जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं केसी न्योगी। दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो 1956 में आ जाता है के संथानम हो जाते हैं। तीसरा हो जाता है 1960 में एस.के. चंद्रा हो जाते हैं। और इसके बाद जो है सभी दिखाया गया, 5वां महावीर त्यागी, चौथा हो जाता है पी.वी. राजमन्नार, छठा हो जाता है 1972 में के ब्राह्मण रेड्डी, 7वां जे.एस. सेलट हो जाते हैं, 8वां वाई.वी. चौहान हो जाते हैं। और सबसे बाद में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 11वां आ जाता है खुसरो, 12वां आ जाता है 2002 में श्रीरंगराजन, 13वां आ जाता है 2007 में विजय केलकर समिति, 14वां आ जाता है 2013 से वाई.वी. रेड्डी, 15वां आ जाता है 2017 से एन.के. सिंह। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 21 से और 26 तक जो है इसका कार्यकाल हो जाता है।
अध्यक्ष हो जाते हैं यहाँ पर NK सिंह। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारा जो लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग हो जाता है और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या बनेगा, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। लोक सेवा आयोग यानी UPSC। ठीक है, ये हो जाता है आपका UPSC लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो संख्या के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी जो संख्या का निर्धारण करना है उसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही मिल जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का, और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाएगा, चाहे तो 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे पहले या फिर आपके 65 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कदाचार के आधार पर जो है इनको हटाया भी जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष निर्धारित होता है। यहाँ पर जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद जो है उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात की गई है जो आपका हो जाता है संघ लोक सेवा आयोग, तो ये हो जाता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की वहाँ पर आयु हो जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग में हो जाता है 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिस पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी कदाचार के आधार पर जो है इनको हटाया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 315 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग बनाना है तो उसकी व्यवस्था भी की गई है आर्टिकल 315(2) के तहत। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है जो निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि जो आपका निर्वाचन आयोग है ये संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो भाग 15 के तहत आ जाता है और अनुच्छेद आ जाता है 324 से और ये आ जाएगा 329 तक। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो निर्वाचन के जो प्रावधान है वे किए गए हैं संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल हो जाता है 324 से 329 तक। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में 3 यहाँ पर होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हटाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाया भी जा सकता है और उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को होती है। ये कहा गया है आर्टिकल 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों को जो निर्वाचन की जिम्मेदारी ये भी निर्वाचन आयोग की होती है। इसके बाद राज्य में होने वाले पंचायत व नगर पालिका चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। जो राज्य में होंगे तो उसके लिए तो राज्य जो है जिम्मेदार होगा, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वहाँ पर जिम्मेदार माना जाएगा। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। ठीक है, तो कहाँ से इनको वेतन मिलेगा, तो ये मिलेगा जो भारत की संचित निधि है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त को जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष हो जाएगा और 65 वर्ष की आयु हो जाएगी, जो भी पहले पूरी हो जाएगी उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयुक्त जो है
एक संवैधानिक संस्था भी होती है। जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक संस्था ये मानी जाती है। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव करवाना, ये सभी जो है निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। इसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही की गई थी और अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ये आपसे पूछा जाएगा जो वयस्क मताधिकार का प्रावधान है किस आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलेगा, तो ये हो जाता है 326 के तहत। इसके बाद 61 के जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ है ये हुआ आपको 1988 में। इसके द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। ये किया गया है जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ है 1988 में। क्वेश्चन आपके कहाँ से बन सकते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा जो 61वां संविधान है ये कब हुआ है, तो ये हो जाता है 1988 में। इसकी उम्र जो है कितने से घटाकर कितनी कर दी गई है, तो ये की गई है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, ये किस संविधान संशोधन में किया गया है, तो ये हो जाता है आपका 61वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जो है अपडेट वाली जो पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई गई है आम आदमी पार्टी। इसके चुनाव चिन्ह की बात करेंगे तो झाड़ू हो जाता है इसका चुनाव चिन्ह। इसकी जो आपकी स्थापित की गई है नवंबर 2012 में स्थापित की गई है और नेता हो जाते हैं यहाँ पर इसके अरविंद केजरीवाल। इसके बाद आ जाती है आपकी बहुजन समाज पार्टी, हाथी हो जाता है इसका निशान और 1984 में जो है इसको स्थापित किया जाता है। इसके बाद आ जाती है यहाँ पर भारतीय जो जनता पार्टी है, कमल का फूल का निशान हो जाता है और अप्रैल 1980 में जो है इनको स्थापित किया जाता है। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे तो CP ये हो जाती है आपकी जो हंसिया है और बाली है ये जो है इसका निशान हो जाता है। ये हो जाती है नवंबर 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हाथ का जो पंजे का निशान है वो हो जाता है इसका दिसंबर 1885 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है ये आपकी। इसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP हो जाती है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हो जाता है पुस्तक। ठीक है, तो ये जो है अभी तक की जो अपडेट है वो ये यहाँ पर पार्टी हो जाती है। कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्टियाँ जो है वर्तमान में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और वर्तमान की बात करेंगे तो राजीव कुमार हो जाते हैं ये वर्तमान में। ठीक है, तो ये भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाती है VS रमा देवी, जिनका कार्यकाल हो जाता है 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक। ये एकमात्र हो जाती हैं VS रमा देवी। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं जो आपके अस्थायी उपबंध किए गए हैं। अस्थायी विशेष उपबंध कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान भी किया गया है। ये हो जाता है भाग 21 के अंतर्गत। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 370(3) द्वारा जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने संसद की संस्तुति की घोषणा की। 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान जो है वो परिवर्तन में नहीं रहेंगे। निम्नलिखित प्रावधानों को छोड़कर यहाँ पर 370 समय समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद जो 370 में जो संशोधन किए गए हैं। अनुच्छेद 370 के तहत मूलतः जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध थे। ठीक है, जिनमें से कुछ को समाप्त कर दिया गया है। 371 की बात करते हैं तो कुछ अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनके संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं 371 के तहत। और यहाँ दिखाया गया जो अनुच्छेद 370 है इसके तहत जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध ये अब निरस्त हो गए हैं। 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंधों में विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 कै में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
देखने को मिलेंगे। 371 का ख हो जाता है असम राज्य में विशेष उपबंध है। 371 ग में मणिपुर राज्य के विशेष उपबंध है। 371 के घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध देखे जाएंगे। 371 ड में आंध्र प्रदेश में केंद्र जो विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हो जाता है हमारा 371 छः, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 के 6 में मिजोरम में हो जाते हैं। 371 ज में अरुणाचल प्रदेश में विशेष उपबंध। 371 झ में गोवा में। 371 ए में ये हो जाता है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, और उसके बाद तो जो ये परिवर्तन में अभी नहीं है। और हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट बनता है वो बनता है प्रमुख संशोधन। तो ये संशोधन कितने होते हैं, आपके कौन कौन से संशोधन हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट जो है आज का हमारा पॉइंट हो जाएगा आज के हमारे वीडियो का, आज की हमारी सीरीज का प्रमुख संशोधन। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ कर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय काल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि समय की डिमांड होती है। इसके बाद भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्र है। इसमें संविधान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नम्यता क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है संविधान में संशोधन आपके किए जाते हैं। और अनम्यता इसलिए माना जाएगा क्योंकि कहीं कहीं पर जो है ये संविधान जो संशोधन है वो किसी भी उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हर जगह ये सुविधा नहीं है कि आपके संविधान के हर पार्ट में आपको जो है संशोधन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ से पूछा जाएगा भाग कौन सा है, तो भाग 20 है और अनुच्छेद हो जाता है 368 जिसमें संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान से संबंधित निम्न 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है 368 में, और एक हो जाता है विशेष बहुमत द्वारा और एक हो जाता है संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन। ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले जो विशेष बहुमत द्वारा होगा, तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधेयक ये हो जाएंगे। इसके बाद संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन, ये कौन सा होगा, तो ये हो जाता है यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, संघ की राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संघीय न्यायपालिका और उच्च न्यायालय आदि से संबंधित जितने भी विषय हैं इसके तहत संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद उपयुक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त संसद संविधान के कुछ उपबंधों को विधान बनाने के लिए भी सामान्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें साधारण बहुमत द्वारा इसको बदल भी सकती है, परंतु इसमें संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा और इसको जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, तो ये संविधान संशोधन थोड़ा ही है। राज्य क्षेत्र बढ़ाना, सीमा में विस्तार करना या नाम में परिवर्तन करना, ये जो है संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसके बाद संविधान में संशोधन के लिए विशेष संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत इसको किया जाता है। अगर आपको संशोधन करना है तो संसद के किसी भी सदन में आप इसको जो विधेयक है उसको पेश कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद जो प्रमुख संविधान संशोधन है जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं की हम बात करेंगे। ठीक है, सभी यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, केवल इम्पोर्टेंट है वो ही हम देख लेते हैं। तो प्रथम जो संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये 1951 में हो जाता है और इसमें जोड़ी जाती है आपकी 9वीं अनुसूची। पहले जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूची थी, उसमें आपकी थी 8 अनुसूची, और जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है आपकी प्रथम संविधान संशोधन हुआ है 1951 में, उसके तहत। ठीक है, और इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया है। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन हो जाएगा जो 1956 में हुआ है। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले ही 4 श्रेणियों क, ख, ग, घ को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था भारत को। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो आपका मूल संविधान हुआ था उस समय जो आपका 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1956 में संशोधन हुआ था, तो उसके तहत 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित
बनाए गए थे। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन हो जाता है 1961 में। ये दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा जाता है 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो सीरीज चल रही है हमारी, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही माना जाएगा, क्योंकि जो संविधान संशोधन इनसे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा हमारी इस पूरी सीरीज का। 11वां संविधान संशोधन 1961 में हो जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, रिक्तता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर हमारे सारे संविधान संशोधन देखने हैं। 12वां हो जाता है, ये हो जाता है 1962 में, 12 नंबर का संविधान संशोधन। इसके तहत गोवा, दमन दीव और भारतीय संघ में ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, गोवा, दमन दीव भारतीय संघ में शामिल कर लिए जाते हैं 1962 में। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन, ये भी हो जाता है 1962 में। इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान कर दिए जाते हैं। 13वां संविधान संशोधन है, नागालैंड से संबंधित हो जाएगा। 14 नंबर का संविधान संशोधन 1962 में ही होता है और पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। संविधान में अनुच्छेद 243 क को जोड़कर गोवा, दमन दीव तथा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करने की संसद को भी शक्ति प्रदान कर दी जाती है। 14वां को आपका संविधान संशोधन ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये होता है 1967 में। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया जाता है। कब किया गया है? 1967 में किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। 21वां संविधान संशोधन हो जाता है। इसके बाद 24वां संविधान अधिनियम आ जाता है, संशोधन अधिनियम 1971 में। और संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ऐसा कहा गया है 24वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1971 में, उसमें कहा गया है जो संसद है, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। 31वां संविधान संशोधन हो जाता है 1973 में और इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी जाती है। सारे इंपॉर्टेंट हैं ये और सारे आपको देख लेना है, क्योंकि इनसे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। ये मानकर चलिए यहाँ पर हम ये डीप स्टडी बिल्कुल कर रहे हैं। जो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। 31वां संविधान संशोधन हो जाता है 1973 में। 525 से सीटें बढ़ाकर कर दी जाती हैं 545। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है 1975 में। इसके तहत भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। ये होता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम और ये 1975 में आता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। तो 42वां संविधान अधिनियम जो है 1976 में आ जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावनों में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो संविधान के प्रस्तावनों में जोड़े जाते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और ये हुआ है 1976 में। और 42वां जो संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। भाग क में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, भाग 4 के क में। ठीक है, तो भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य भी किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान कर ली जाती है। हम बार बार आपको पढ़ा रहे थे जो राष्ट्रपति है वो विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है वापस, तो वो भेजा जाता है आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये कब आया था? 1978 में ये आया था। ठीक है, हमने जो कई बार आपको पढ़ाया है पुनर्विचार। राज्यपाल के पास भी जो है पुनर्विचार की शक्ति होती है और राष्ट्रपति के पास भी। ठीक है, तो ये जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं
इनको निलंबित नहीं किया जा सकेगा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो आपके 20 और 21 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 20 और 21, इनको राष्ट्रीय आपात के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हमारा जो एक इम्पोर्टेंट अधिनियम है, यह आ जाता है 52वां अधिनियम। ये हो जाता है हमारा 1985 में। 52वां हो जाता है और ये हो जाता है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था को लेकर। ठीक है, और इसको जोड़ा जाता है 10वीं अनुसूची में। द से दल बदल और द से 10वीं, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो 10वीं अनुसूची में आ जाता है दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन हो जाता है और ये आता है आपका 1985 में। इसके बाद आता है आपका 58वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 में आता है। संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, संविधान का जो प्राधिकृत पाठ है वो हिंदी में उपलब्ध कराया जाता है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1987 में। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, 1988 में आता है और इसके अंतर्गत नागरिकों को मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। तो ये कब है? ये हो जाता है आपका 61वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आ जाता है आपका 1991 में और ये संघ शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था भी कर दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो 69वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका संघ शासित प्रदेश दिल्ली से। ठीक है, क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है ये दिया गया है इसको 69वें संविधान अधिनियम के द्वारा ही। ठीक, ये आपको याद रखना है। और 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था भी कर दी जाती है। इसके बाद हमारा आ जाता है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये 70वां संविधान संशोधन हो जाता है 1992 में। इसके बाद आ जाता है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। तो ये हो जाती है आपकी, इसको नाम यहाँ पर रखते हैं नमक के नाम से। ठीक है, ये ट्रिक है एक छोटी सी। नमक, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक कब आई है? तो यह आई है आपकी 1992 में। ठीक है, और 71वां ये जो है संविधान संशोधन हो जाता है 1992 में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर बनता है अगला पॉइंट, ये बनता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और ये आ जाता है 1992 में। इसके तहत भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ये किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, भाग 9 हो जाता है 1992 में आ जाता है, भाग हो जाता है 9 और सूची हो जाती है ये हमारी 11वीं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन आ जाता है 1992 में ही और इसके तहत भाग 9 तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। पहले कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची हो जाती हैं मूल संविधान में और अब जो है इसमें जो है आपकी 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। इसके तहत शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया जाता है। जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद आ जाता है आपका 84वां जो संविधान संशोधन हुआ है, ये हुआ है आपका 2001 में और लोकसभा और राज्यसभा विधान सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के लिए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर रोक यहाँ पर लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये है वर्ष 2026 के पश्चात जो जनगणना के सुसंगत आंकड़े उनके प्रकाशित होने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो ये हुआ है 84वां संविधान संशोधन। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन हो जाता है 2002 में। शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान यहाँ पर कर दिया जाता है। और 61वां अगला हो जाता है अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक
की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाएगी। तो किस में कहा गया? ये कहा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हो जाता है? ये हो जाता है आपका 2002 में। इसके बाद अनुच्छेद 51 कै के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा जाता है। 51 कै के तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है और अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु यहाँ पर बदली गई है, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करते हैं। तो ये कहा गया है आपका आर्टिकल 45 के अनुसार। इसके बाद आ जाता है 51वां संविधान संशोधन। ये आता है आपका 2003 में। इसके तहत मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया है, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 91वां ये संविधान संशोधन हो जाता है और मंत्री परिषद के आकार को सीमित यहाँ पर कर दिया जाता है। राज्य मंत्री परिषद की विधानसभा के जो कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगी और किंतु इसमें जो कुल संख्या है वो 12 से कम भी नहीं हो सकती है। जो राज्य मंत्री परिषद है उसमें जो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 12 से कम भी उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाता है हमारा 92वां जो संविधान संशोधन है, 2003 में हो जाता है और इसके लिए जोड़ी जाती है बड़ी मैस। बड़ी मैस को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बड़ी से बन जाएगा बोडो, डै से डोंगरी, मैं से मैथिली और सै से संथाली। तो 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। ये हो जाता है 92 नंबर का संविधान संशोधन। 2003 में ये हो जाता है, ठीक है। और ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषाओं की जो संख्या है वर्तमान में ये हो जाती है आपकी 22, ठीक है। तो 22 भाषाएं जो है वर्तमान में हो जाती हैं। मूल संविधान की बात करेंगे तो वहाँ पर थी केवल 14 भाषाएं, ठीक है। अब हो गई हैं यहाँ पर 22 भाषाएं। इसके बाद आ जाता है जो 97वां संविधान संशोधन हो जाता है 2011 में। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया है। यह बन जाता है 97वां संविधान संशोधन। सहकारी समितियों का नाम नया भाग जो है नोक है जोड़ा गया है, ठीक है। जो सहकारी समितियां हैं उसके नाम का नया भाग नोक है जोड़ा गया है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 यह भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन हो जाता है 2015 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा 101 नंबर का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2016 में ये होता है और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित इसको किया गया है, ठीक है। तो जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये हो जाता है 101वां संविधान संशोधन। 102 का संविधान संशोधन 2018 में हो जाता है। राज्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद 103 का जो हो जाता है जो 2019 में आया है, सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसको कहा गया है EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। तो EWS ये हो जाता है आपका 103 संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 104वां जो संविधान संशोधन है ये 2019 में आ जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के लिए 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा और राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का जो है समापन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 104वां संविधान संशोधन। इसके बाद आ जाएगा हमारा अगला हो जाता है 105 नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये संविधान अधिनियम 2021 में जोड़ा गया है और यहाँ पर अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान निर्दिष्ट करने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए जोड़ा जाता है। ये हो जाता है आपका 105 नंबर का संविधान संशोधन। और यहाँ पर अभी हमारा जो एक संविधान संशोधन हो रहेगा 106, उसको हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है टाइपिंग में रह गया है, तो इसको जो है हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो संविधान है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी ये संविधान की हमारी सीरीज चल रही थी ये हमारी थी आपकी इंडियन
पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी को यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और इसके 8 पार्ट आपको देखने को मिले हैं। ये आज जो है हमारा 8वां पार्ट है। इससे पहले हमने 7 पार्ट अपनी चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको परीक्षा से संबंधित सभी वीडियो और नोट्स जो हैं मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।